हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे BHDC 134, जिसका नाम हिंदी गद्य साहित्य है। लास्ट वीडियो में हमने खंड 1 को कवर किया था, हमने उसे अच्छे से समझा था। इस वीडियो में हम BHDC 134 के खंड 2 को देखेंगे, जिसका नाम है हिंदी उपन्यास एवं कहानी। इस ब्लॉक के अंदर हम एक उपन्यास और 3 कहानियों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। जो उपन्यास है उसका नाम है त्यागपत्र, जो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है। और साथ ही में जो 3 कहानियां हैं, पहली कहानी जो है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है नमक का दरोगा। दूसरी कहानी जो है वो आकाशदीप है, जो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरी कहानी है जिसका नाम है वापसी, जो उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैनेंद्र कुमार और उनका उपन्यास का साहित्य देखेंगे। ठीक है। इसके अंदर हम जैनेंद्र कुमार के बारे में जानेंगे और उनके उपन्यास साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि प्रेमचंद के साथ यदि किसी साहित्यकार का नाम लिया जाता है तो वे हैं जैनेंद्र कुमार। ये एक महान प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार थे। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो प्रेमचंद है वो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कहानीकार भी हैं। उन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हुई हैं। तो उन्हीं के साथ अगर हम नाम लें तो जैनेंद्र कुमार का नाम भी आता है। अब हम इनके जीवन परिचय की बात करते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी 1905 को। ठीक है। और इनका जन्म स्थान था उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये इनके जन्म स्थान है। इनका जो बचपन का नाम था वो था आनंदी लाल। और इन्होंने जो शिक्षा की, तो शुरुआती जो शिक्षा थी उनकी वो हस्तिनापुर के एक गुरुकुल में शुरू हुई थी। ठीक है। इसके बाद वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की अपनी। साथ ही में इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से इन्हें पुरस्कार मिले हैं? वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण आदि। इसके अलावा और भी अन्य पुरस्कार हैं जिनसे इन्हें सम्मानित किया गया है। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें, ठीक है, तो वो हुई थी 24 दिसंबर 1988 को। अब हम जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताओं की बात करेंगे। ठीक है। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए, इस तरह से। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है और इसको अच्छे से ना प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना शॉर्ट नोट में, मतलब कि टिप्पणी में भी पूछ सकता है, और क्या कहते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में पूरा भी पूछ सकता है कि जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों की विशेषताएं बताइए। या ऐसे पूछ सकता है कि जैनेंद्र कुमार की जो उपन्यास हैं वो प्रेमचंद के उपन्यासों से किस तरह से अलग है। ठीक है। तो वो बताइए। तो किसी भी तरह से अगर उनके उपन्यासों के बारे में पूछता है तो आप इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। इस बुक को डिस्कस करने के बाद मैं एक क्वेश्चन आंसर की भी वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अब हम देखते हैं इनके उपन्यासों की विशेषताएं। ठीक है। जैनेंद्र का रचना संसार आज़ादी से पहले, मतलब कि 1929 से लेकर आज़ादी के बाद तक फैला हुआ है। ठीक है। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन के दौर में परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यासों की रचना की। जिस समय स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था ना भारत में, उस समय में, उस दौर में परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी उपन्यासों की उन्होंने रचना कर दी थी। जैनेंद्र अपने पात्रों की सामान्य गति में सूक्ष्म संकेतों की निहित की खोज करके उन्हें बड़े कौशल से प्रस्तुत करते हैं। उनके पात्रों की चारित्रिक विशेषताएं इसी कारण से संयुक्त होकर उभरती हैं। इनके उपन्यासों में घटनाओं की संगठनात्मकता पर बहुत कम बल दिया गया है। वह हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में मान्य हैं।
पात्रों की अल्प संख्या के कारण भी जैनेंद्र के उपन्यासों में वैयक्तिक तत्वों की प्रधानता रही है। जैनेंद्र के प्रातः सभी उपन्यासों में दार्शनिक और आध्यात्मिक तत्वों के समाविष्ट हुआ है। क्रांतिकारिता तथा आतंकवादिता के तत्व भी जैनेंद्र के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्होंने अपने उपन्यासों में नारी पात्रों के चरित्र चित्रण, सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक दृष्टि का परिचय दिया है। इन्होंने अपने उपन्यासों में मौखिक प्रश्न उठाए हैं, वे मानव जीवन में विचारणीय हैं। जैनेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों का विषय गांवों को ना बनाकर नगरों को बनाया है। जैनेंद्र कुमार का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। ये पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को मनोवैज्ञानिक गहराइयों से जोड़ा। ठीक है, जो जैनेंद्र कुमार हैं, इन्होंने इनका जो रचना संसार है, ठीक है, वो आज़ादी से पहले से लिखा जा रहा था। इन्होंने जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, ये उससे पहले से ही अपनी रचनाएं लिख रहे थे। इसमें समय बताया है कि 1929 से लेकर आज़ादी के बाद तक इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, उसके बीच में जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, उस बीच उन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी जैसे उपन्यासों की रचना की थी। ठीक है, और जैनेंद्र कुमार को हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। और ये अपने उपन्यासों में, कहानियों में ना कुछ मौखिक प्रश्न उठाते हैं, जो कि अगर हम अपने आम जीवन में बात करें ना, तो उसमें भी हम उस पर विचार कर सकते हैं। जैसे इनका जो उपन्यास हम पढ़ने वाले हैं, त्यागपत्र, ठीक है, तो उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तब आपको पता लगेगा कि मृणाल के साथ ऐसा क्यों हुआ, मृणाल ने यही चीज़ क्यों की, वो कुछ और क्यों नहीं करती है। ठीक है, वो अपनी ही बातों पर क्यों अड़ी रहती है। जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है, तो वो अपने मायके क्यों नहीं जाती है। ठीक है, इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो वो मौखिक तौर से प्रश्न उठाते हैं। और इसमें उपन्यास में इस तरह से बताया है, जब उसका पति उसे घर से निकाल देता है ना, तो मृणाल उस समय ये कहती है कि जब एक लड़की का ससुराल छूटता है ना, ठीक है, तो उसका मायका भी जो होता है ना, वो अपने आप छूट जाता है, कि अगर लड़की ससुराल की नहीं है तो वो मायके भी नहीं जा सकती। ठीक है, ऐसा अगर हम अपने जीवन में देखें, समाज में देखें, तो ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की को उसके ससुराल वाले निकाल देते हैं ना, तो वो अपने मायके में, अपने घर जाकर भी नहीं रह सकती, क्योंकि यही कि जो समाज होता है ना, फिर उसको गलत गलत बोलने लगता है कि देखो अपने मायके में रह रही है, अपने ससुराल छोड़कर आ गई, उसके पति ने उसे निकाला। इस तरह की जो बातें होती है ना, वो एक लड़की को झेलनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं, वो लड़की को फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, उन चीज़ों को ना जैनेंद्र कुमार अपने उपन्यासों में दिखाते हैं, और ये सारी चीज़ें हम त्यागपत्र उपन्यास में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसमें क्या है कि जो जैनेंद्र कुमार हैं, वो अपने उपन्यासों का जो विषय है, वो गाँव में नहीं रखते हैं। वो उनके जो भी उपन्यास हैं, वो नगरों में लिए जाते हैं। जैसे कोई भी उपन्यास होता है ना, वो एक नगर की कहानी होगी कि शहर में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, उसको लेकर वो उपन्यास लिखते हैं। मतलब अगर हम इनके परिवेश की बात करें, ठीक है, इनके उपन्यासों के जो परिवेश होता है, जो वातावरण होता है, वो कहाँ का लिया जाता है, वो ज़्यादातर शहरों का, नगरों का लिया जाता है, ना कि गाँव का। जैनेंद्र कुमार है, उनका हिंदी साहित्य में बहुत विशेष स्थान है। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं अब इसमें जैनेंद्र कुमार के उपन्यास की, जैनेंद्र कुमार ने कुल 11 या 12 उपन्यास लिखे हैं अपने पूरे जीवन में। ठीक है, तो उनमें से कुछ उपन्यास मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि पहला है परख, सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा, व्यतीत। इसके अलावा और भी उपन्यास हैं जिनके बारे में आपको बुक में बताया गया है। ठीक है, और उनका ना एक तरीके से छोटा सार दे दिया गया है इन सभी उपन्यासों का। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब जैनेंद्र कुमार के जो उपन्यास, जितने भी उपन्यासों के बारे में बताया है ना, उनको ना एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि किस उपन्यास में किसकी कहानी है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आपके एग्ज़ाम में ना टिप्पणी में इनके कोई उपन्यास का नाम दे देंगे और बोलेंगे इसके ऊपर इसका कथ्य लिखो या इसका सार लिखो। तो आपको पता होना चाहिए कि जैनेंद्र कुमार ने जो उपन्यास लिखा है उसके अंदर क्या कहानी कही गई है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप ना खुद से सेल्फ रीडिंग कर लेना।
मैं अभी जो करवाऊंगी वो सिर्फ त्यागपत्र को ही करवाऊंगी आपको अच्छे से, ताकि त्यागपत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर लें। और एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो के ऊपर काम कर रही हूँ, तो बहुत जल्दी मैं क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब हम आगे देखते हैं अपना, ठीक है। तो ये तो थे हमारे जैनेंद्र कुमार के उपन्यास। यहाँ पे मैंने कुछ ही उपन्यास लिखे हैं, 6 उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा 6 उपन्यास और हैं आई थिंक, क्योंकि कुल 12 उपन्यास ही लिखे हैं शायद। इसके बाद हम देखते हैं त्यागपत्र की अंतर्वस्तु और विश्लेषण। इसके अंदर क्या बात की गई है कि इसके अंदर क्या है कि त्यागपत्र का कथासार बताया गया है। सबसे पहले हम इसका कथासार पढ़ लेते हैं कि आपसे ना एग्जाम में पूछ भी सकता है कि इसका सार बताओ या इसका कथ्य बताओ, ठीक है, या कथा वस्तु भी पूछे तो भी आप इसको लिख सकते हैं। क्योंकि कथा वस्तु में क्या लिखते हैं कि कोई भी कहानी जो है, कोई भी जो कथा है वो किस तरह से शुरू हुई, उसका विकास कैसे हुआ, उसका अंत कैसे हुआ, यही लिखते हैं कथा वस्तु के अंदर, ठीक है। तो आप ये सार भी उसके अंदर लिख सकते हैं। कथ्य पूछे, सार पूछे, कथा वस्तु पूछे तो आप ये लिख सकते हैं। तो अब हम इसे देखते हैं। जो त्यागपत्र है वो जैनेंद्र कुमार का तीसरा उपन्यास है, ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा कही गई है। मृणाल के माता पिता का देहांत हो चुका है। उसका संरक्षण उनके बड़े भाई की देखरेख में होता है। उसकी भाभी का उस पर कठोर नियंत्रण है। प्रमोद मृणाल से 5 साल छोटा भतीजा है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मृणाल अपनी सहेली शीला के भाई से प्रेम करने लगती है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर उसकी भाभी उसे बुरी तरह पीटती है और जल्द ही मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है। पति के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूर्व संबंध को बता देती है। उसका पति उसे घर से निकाल देता है। इसके बाद एक कोयला व्यापारी उस पर अनुरक्त होकर उसे अपने यहाँ ले जाता है। वासना की पूर्ति हो जाने के बाद वह भी उसे छोड़ देता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है जो 10 महीने बाद ही मर जाती है। इसके बाद मृणाल समाज के सबसे निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और घातक बीमारी से पीड़ित होकर कष्टमय जीवन व्यतीत करती है। मृणाल का भतीजा उसे घर ले जाने के लिए जाता है, परंतु वह मना कर देती है। अतः अत्यधिक पीड़ा से उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को इसका इतना गहरा आघात लगता है कि वह जज के पद से त्यागपत्र देकर विरक्त हो जाता है। संक्षेप में यही जैनेंद्र कुमार के उपन्यास का सारांश है। इस उपन्यास में जैनेंद्र ने नारी के आत्मदान में ही उसकी मुक्ति के दर्शन को प्रतिपादित किया है। उपन्यास सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करता है। तो ये तो था हमारा त्यागपत्र उपन्यास का सार, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। आपने इसमें देखा कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से, अगर हम चरित्रों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं। प्रमुख चरित्र की अगर हम बात करते हैं तो वो तो है मृणाल और प्रमोद, क्योंकि जो पूरी कहानी है ना वो मृणाल के ही इर्द गिर्द की घूमती है, क्योंकि इसके अंदर पूरी कहानी जो है वो मृणाल की कही गई है, ठीक है। अब ये जो पूरी कहानी कही है वो कही किसने है, प्रमोद ने, क्योंकि जो भी कहानी बताई है ना पूरी की पूरी मृणाल के बारे में वो सब कुछ प्रमोद बताता है कि मृणाल के साथ ये हुआ, ठीक है, जो उसकी बुआ है, ठीक है, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, ये सब कुछ जो है वो प्रमोद के द्वारा हमें पता चलता है उपन्यास के अंदर। शुरुआत ही जो उस उपन्यास की होती है वो प्रमोद से होती है। इस वक्त उसके पास एक पत्र आता है जिसमें उसके जो बुआ होती है मृणाल, उसके मरने की खबर आती है। जो प्रमोद होता है ना, जब उसे ये खबर मिलती है कि उसकी जो बुआ है, जो मृणाल है, वो मर चुकी है, तो वो उसको एक धक्का लगता है, ठीक है, वो शॉक हो जाता है। और वो उस वक्त ना जज बन चुका होता है, लेकिन वो ना अपने जज के पद से त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र, ध्यान रखना कि त्यागपत्र जो उपन्यास का नाम है वो कहाँ से लिया गया है। वो जो जज बना होता है, ठीक है, वो अपने पद से त्यागपत्र देता है, ठीक है, रिजाइन देता है। वो किस लिए देता है, वो कहता है कि मैं अपनी ही बुआ को क्या है न्याय नहीं दे पाया, तो मैं क्यों ही जज बन के अब क्या करूँगा जब मैं अपनी खुद की बुआ को न्याय नहीं दे पाया। तब प्रमोद मृणाल की पूरी कहानी बताना शुरू करता है कि मृणाल कैसी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा उपन्यास, वरना मैं एक पूरी वीडियो इस उपन्यास के ऊपर बना दूँ जिसके अंदर मैं सारी बातें और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है।
जिससे कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो आप कर पाएंगे। तो हमने देख लिया प्रमुख चरित्र जो है प्रमोद और मृणाल। इसके अलावा जो चरित्र हैं वो है प्रमोद के माता पिता, ठीक है, शीला जो मृणाल की सहेली है, शीला का भाई, ठीक है, और राजनंदिनी जिसके साथ प्रमोद की शादी की बात चल रही होती है, ठीक है, और एक कोयले वाला है, ठीक है। बस यही कुछ कैरेक्टर हैं इसके अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नमक का दरोगा कहानी की, ठीक है। तो जो नमक का दरोगा कहानी है वो महान भारतीय लेखक मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी कहानी है जिसे हम लघु कथा कहते हैं, ठीक है। जो नमक का दरोगा कहानी है वो किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये बहुत बड़े उपन्यासकार और कहानीकार हैं। इन्होंने 300 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। और जो नमक का दरोगा कहानी है वो कैसी कहानी है? वो एक छोटी कहानी है जिसे हम लघु कथा कहते हैं, ठीक। अब प्रेमचंद का जीवन परिचय देखते हैं। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो सन 1880 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूपी में, वाराणसी के लम्ही गांव में, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? अजायब राय, और ये एक डाक खाने में मुंशी थे। और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। जो प्रेमचंद है उनके बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन उन्होंने लेखन के लिए अपना एक नया नाम रखा जो था प्रेमचंद, ठीक है। इससे पहले इनका एक दूसरा नाम था नवाब राय। लेकिन जब अंग्रेज़ों को इस बात का पता लगता है ना कि मुंशी प्रेमचंद और नवाब राय दोनों एक ही हैं, तो उनको ना वो एक इनको ना इनकी जितनी भी कहानियाँ होती हैं उनको वो ज़ब्त कर लेते हैं, ठीक है। और ना इनको एक वार्निंग देके छोड़ देते हैं, कहते हैं कि दोबारा ऐसी कहानियाँ मत लिखना। तो उसके बाद ये एक अपना नया नाम सोचते हैं और फिर ये अपना नाम रखते हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक। इनके बारे में हम कुछ और बातें देखते हैं, जैसे कि ये जो थे वो एक निर्धन परिवार से थे। एक सामान्य परिवार जो होता है ना वहाँ से थे, ठीक है, निर्धन थे। और इनका जो जीवन था ना वो बहुत संघर्षमय जीवन रहा। अब हम इनके साहित्य के जीवन की और उनके विशेषताओं की बात करते हैं। तो इनको ना उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। समाज की जो समस्याएं होती है ना उनको अपने उपन्यासों में उजागर किया है। हाँ, बस ये है कि ये उपन्यासों में समस्या को बताते हैं, उसका हल नहीं देते हैं। हल जो है वो व्यक्ति को खुद ही ढूंढना है, ठीक है। हम जो पढ़ने वाले पाठक हैं वो उस समस्या का हल ना हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि हम किस तरह से उसको हल कर सकते हैं। इस तरह के ये उपन्यास लिखते हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और ये ना एक महान कथाकार रहे हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं, ठीक है। और साथ ही में क्या है, इनके जो उपन्यास हैं उनके अंदर हमें यथार्थवाद और आदर्शवाद हमें देखने को मिलता है। यथार्थवाद मतलब जैसा जो भी चीज़ें हैं समाज में, अगर वो किसी मुद्दे की बात कर रहे हैं ना अपने उपन्यास के अंदर, तो उसको वो वैसा का वैसा ही प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। उसमें कोई सा भी हेर फेर नहीं करते हैं या कुछ बातें हटा छुपाते नहीं हैं या ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करते। जो जैसा है उसको वैसा ही कहानी के अंदर दिखाते हैं अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में। और इनके जो उपन्यास या जो कहानी होती है उनके अंदर हमें आदर्शवाद भी देखने को मिलता है। साथ ही में अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो वो बहुत सरल होती है, रोचक और प्रभावमयी होती है, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में ये अपनी कहानी को, उपन्यास को लिखते हैं। आम भाषा की हम बात कर सकते हैं, जो आम जनता जो होती है ना वो समझ सके उसको आसानी से, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। और इनकी जो शैली होती है, लिखने की जो शैली होती है, उपन्यास, कहानी या कुछ भी हम जो लिखते हैं उसकी एक शैली होती है। तो वो शैली कैसी होती है? निजी शैली में निजी होती है, वर्णनात्मक होती है, भावात्मक, व्यंग्यात्मक आदि जो अन्य कुछ शैलियाँ होती हैं उनमें ये अपनी रचनाएं लिखते हैं, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि जो प्रेमचंद थे वो उर्दू में भी साहित्य लिखा करते थे, ठीक है। उर्दू में भी रचनाएं किया करते थे। और ऐसा है कि जो प्रेमचंद थे उन्होंने सबसे पहले जो लिखना शुरू किया था, रचनाएं या साहित्य जो लिखना शुरू किया था, तो
वो पहले उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया और धीरे धीरे करके फिर उन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1936 में। ठीक, तो ये तो थी कुछ बातें जो इनके जीवन से और साहित्य से संबंधित थी। ठीक है, हमने इनके बारे में जान लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि नमक का दरोगा जो कहानी है उसके अंदर किस चीज़ की बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी को बताया गया है जिसने काला बाजारी के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यह कहानी धन के ऊपर धर्म के जीत की है। कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप दिखाया गया है और उसे सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, अब नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना समाज और शासन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को उजागर करना है और उस पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करना है। अब नमक का दरोगा कहानी की अगर हम बात करें तो क्यों लिखी गई, उसकी मूल संवेदना क्या है कि जो समाज में और जो शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है ना, उसको उन्होंने इस कहानी के अंदर दिखाया है, उसे उजागर किया है और उसे उजागर के साथ साथ उसमें उन्होंने व्यंग्यात्मक कटाक्ष भी किया है। ठीक है, अभी हमने बात की प्रेमचंद के बारे में और नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना क्या है, ये किसकी बात की गई है कहानी में। अब हम देखेंगे नमक का दरोगा कहानी की कथा वस्तु और विश्लेषण। ठीक है, इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं इसका, उसके बाद हम देखेंगे कहानी का सार क्या है। तो प्रेमचंद की नमक का दरोगा कहानी 1914 में प्रकाशित हुई थी। पहले यह कहानी प्रेमचंद ने उर्दू में लिखी थी। इस कहानी का हिंदी में प्रकाशन बाद में हुआ। यह प्रेमचंद की आदर्शमुख यथार्थवाद पर आधारित कहानी है। यह कहानी स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं कहानी के सार की। ठीक है, कि कहानी का क्या सार है। तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए गए थे। इस कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी अन्य बड़े विभागों की तुलना में बहुत मोटी ऊपरी कमाई कर रहे थे। नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र मुंशी वंशीधर है। यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पर पात्र होगा। ठीक है, नमक के दरोगा कहानी के नायक पात्र मुंशी वंशीधर हैं, जो एक निर्धन और गरीब परिवार के सदस्य थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे। किस्मत से मुंशी वंशीधर को नमक विभाग में दारोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। मुंशी वंशीधर के वृद्ध पिता भी अनेक नसीहतें देते हैं और उनके सामने गरीबी की कई समस्याएं खड़ी करते हैं, लेकिन वंशीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। वंशीधर तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़ी जमींदार आलोपीदीन का हाथ है। इससे पंडित आलोपीदीन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपीदीन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में यह बात थी कि हर दरोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी वंशीधर को 1000 रुपये रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन वंशीधर इससे तैयार नहीं होते हैं और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और यह कीमत 40,000 रुपये तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग रहता है और पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफ़ी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद पैसे के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी वंशीधर को नौकरी से भी हटवा देते हैं। अब मुंशी वंशीधर की मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना भी करना पड़ता है। एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर आते हैं और उनके सामने एक अच्छे वेतनमान वाली नौकरी का प्रस्ताव
रखते हैं। आलोपी दीन मुंशी वंशीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी वंशीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए प्रबंधक पद पर नियुक्त कर दिया। तो ये तो था हमारी कहानी का सार। आई होप आपको सार से ये समझ में आ गया होगा कि कहानी में क्या बात की गई है, कहानी में किस चीज़ को बताया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चरित्र चित्रण की। ठीक है, तो इसका जो पहला पात्र है वो है पंडित आलोपी दीन। ठीक है, ये प्रमुख पात्र है और ये कहानी में एक बड़े जमींदार हैं। दूसरा पात्र है मुंशी वंशीधर, ये जो है वो कहानी के नायक हैं और प्रमुख पात्र हैं। इसके अलावा वंशीधर की पत्नी, सिपाही, चौकीदार, गाड़ीवान, वकील व मुख्तार और वंशीधर के पिता आदि जो हैं वो सहयोगी पात्र हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कहानी के परिवेश की, कि कहानी का परिवेश कैसा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक निम्न मध्य वर्गीय गरीब परिवार का है। ठीक है, यही एक परिवेश है कहानी का। और संरचना शिल्प की बात करते हैं अगर हम, कि ये कहानी कैसे लिखी गई है, इसका संरचना शिल्प कैसा है, तो ये एक वर्णनात्मक कहानी है। ठीक है, और शैली इसकी बात करें तो वो बहुत सामान्य शैली में लिखी गई है। ठीक है, वहीं अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा में क्या है, इसके अंदर हिंदी व उर्दू का मिश्रण हमें देखने को मिलता है और भाषा सहज व प्रभावपूर्ण है। जो प्रेमचंद है वो हिंदी और उर्दू दोनों में अपनी कहानियाँ लिखा करते थे, इसलिए इनकी ज़्यादातर कहानियों में क्या है, हिंदी और उर्दू के जो शब्द हैं वो अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कहानी में भी हमें हिंदी और उर्दू का मिश्रण देखने को मिलता है और इनकी भाषा कैसी है, वो बहुत ही सहज है, सरल है और प्रभावपूर्ण है। अब हम इस कहानी का अगर मूल्यांकन करें तो नमक का दरोगा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। प्रेमचंद अपने समय के सजग लेखक थे, इसलिए उन्होंने नमक जैसे ज्वलंत मुद्दों को अपनी कहानी का विषय बनाया। तो यहाँ पर ये तो ख़त्म होती है हमारी कहानी। एक कहानी जो है वो हमने देख ली, नमक का दरोगा, हमने प्रेमचंद का परिचय देख लिया, ठीक है, उनके बारे में भी जान लिया और साथ ही में उनकी जो कहानी है नमक का दरोगा उसको भी देख लिया हमने, उसका सार देख लिया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी दूसरी कहानी जिसका नाम है आकाशदीप। ठीक है, ये जो है वो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, तो देखते हैं इसको। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, चंपा और बुद्धगुप्त। ठीक है, अभी अगर आपने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लेना, अच्छी कहानी है। ठीक है, वैसे हम इसका सार करेंगे और साथ ही में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, तो भी आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब ये जो कहानी है वो एक नायिका प्रधान कहानी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चंपा है वो इस कहानी की नायिका है और प्रसाद ने इस कहानी में समुद्री जीवन का परिवेश और ऐतिहासिक संदर्भों में चित्रित किया है। ठीक है, जो प्रसाद जी उन्होंने कहानी का जो परिवेश क्या रखा है, एक समुद्री जीवन का परिवेश रखा है और जो ऐतिहासिक संदर्भ हैं उनको भी चित्रित किया है। और ये जो कहानी है वो 7 भागों में विभाजित है। ठीक है, इसके अलावा अब हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो 1889 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद का उपनाम है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद कौन है, वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं, प्रवर्तक कवि भी हैं। ठीक है, और कवि के साथ साथ जयशंकर प्रसाद का नाम एक नाटककार के रूप में भी आता है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। ठीक है, और ये बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं छायावाद के, तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखना। तो छायावाद का इन्हें ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, तो इनका ये उपनाम है। और इन्होंने किन किन विषयों पर अपनी रचनाएं लिखी उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कविताएं, उपन्यास, नाटक और निबंध लिखे हैं। ठीक है, और साथ ही में अगर हम इनकी भाषा की बात करें तो इन्होंने हिंदी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचनाएं की हैं अपनी। अब हम देखते हैं इनकी शैली कि इन्होंने किस शैली में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी जो शैली होती है वो होती है
वर्णनात्मक, भावात्मक और अलंकृत। अलंकृत आप सोच सकते हैं कि अलंकृत शैली किसमें प्रयोग की गई होगी, कविताओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो वो है कामायनी, आंसू, लहर, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, तितली और कंकाल आदि जैसी जो रचनाएं हैं वो इन्होंने लिखी है। कामायनी इनका एक महाकाव्य है, ठीक है। और आंसू, लहर ये क्या है, ये कविताओं का संग्रह है। अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी ये कहानियां हैं। कंकाल और तितली, तितली और कंकाल ये उपन्यास है इनका, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं। इनके बारे में कुछ और बातें देखते हैं, ठीक है। जब जयशंकर प्रसाद की आयु 12 वर्ष थी, उस समय क्या था, इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनका जो जीवन था बहुत कष्टों में बीता था, ठीक है। और बात करें इनके मृत्यु की, तो 1937 में इनका देहांत हो गया था। हमने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लिया। अब हम देखते हैं कहानी का सार। आकाशदीप एक बंदी गृह में आलिंगनबद्ध हो जाने वाले दो प्रवासी भारतीयों की कहानी है। ये दो प्रवासी भारतीय बुद्धगुप्त और चंपा हैं। चंपा का पिता जलदस्यु बुद्धगुप्त के साथियों से संघर्ष करता हुआ मारा जाता है। चंपा के पिता वणिक मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। पिता की मृत्यु के पश्चात मणिभद्र ने चंपा को अपनी बनाना चाहा और उसके मना करने पर उसे बंदी बना लिया गया। बुद्धगुप्त भी बंदी था, पर चंपा की सहायता से उसे मुक्ति मिल गई। दोनों ने मिलकर नाव के नाविकों और प्रहरियों को नष्ट कर नाव पर अधिकार कर लिया और नाविक को अपने अनुसार चलने को बाध्य किया। नाव चलकर एक नए द्वीप पर जा पहुंची, जिसका नाम चंपा द्वीप रखा गया। बुद्धगुप्त ने अपने परिश्रम पुरुषार्थ से बाली, जावा और चंपा द्वीपों की व्यवस्था की तथा चंपा इन द्वीपों की रानी हो गई। बुद्धगुप्त चंपा को अपनी हृदयेश्वरी मानता था, पर चंपा उसे पृथक ही रहना चाहती थी। वह उसे अपने पिता का हत्यारा समझती थी। चंपा के हृदय में प्रेम और घृणा दोनों भाव उमड़ घुमड़ रहे थे। बुद्धगुप्त उसे बताता है कि उसके पिता उसके शस्त्र प्रहार से नहीं मरे थे, वे तो एक दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे थे। परंतु चंपा अपने प्यार को दबाकर विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। वह विवाह न करने का व्रत पहले ही ले चुकी थी। बुद्धगुप्त एक निराश प्रेमी बना चंपा से आज्ञा लेकर स्वदेश लौटता है। चंपा वहां रहकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे जाते हुए निहारती रहती है। वह द्वीप पर आजीवन एक स्तंभ पर दीप जलाती रहती है। एक दिन काल के कठोर हाथ उसे भी अपनी चंचलता से गिरा देते हैं। तो ये तो था कहानी का सार, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम। किसी भी अच्छे कथानक में रोचकता, सुसंगठन और जिज्ञासा आदि गुण होने चाहिए। ये गुण क्या है, हमें आकाशदीप कहानी के कथानक में अद्यांत व्याप्त हैं। हमें इस जो कहानी है आकाशदीप, उसके अंदर हमें ये सारे गुण देखने को मिलते हैं, ठीक है। जिज्ञासा आरंभ से ही स्थान ग्रहण कर लेती है। दोनों प्रवासी भारतीय आकस्मिक रूप से मिलते हैं, अचानक मिल जाते हैं, ठीक है। दोनों भारतीय प्रवासी जो है वो अचानक मिल जाते हैं और बुद्धगुप्त को पता चलता है कि दूसरा साथी जो है उसका वो एक स्त्री है। तो इससे कथानक में रोचकता भी बनी रहती है। कथावस्तु संगठित भी है। इसके प्रारंभ, विकास, चरम अवस्था और अवसान का क्रमिक संयोजन है। प्रेम, आदर्श, व्रत, त्याग और मानव हृदय के स्वाभाविक गुणों का सुंदर सामंजस्य कथाकार ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। तो ये तो थी हमारी आकाशदीप कहानी, उसका हमने सार देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापसी कहानी की, जो उषा प्रियवंदा ने लिखी है, ठीक है। तो वापसी कहानी उषा प्रियवंदा की प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में एक रिटायर्ड व्यक्ति जिसका नाम गजाधर बाबू है, उसके अकेलेपन के अनुभवों को दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम अपनी कहानी का सार देखते हैं, ठीक है। तो उषा प्रियवंदा की प्रख्यात कहानी वापसी एक रिटायर्ड व्यक्ति गजाधर बाबू के अकेलेपन की कहानी है।
गजाधर बाबू 35 साल की रेलवे की नौकरी के बाद रिटायर होकर अपने घर परिवार के बीच लौटते हैं, जहां उनकी पत्नी, विवाहित बेटा अमर और उसकी पत्नी, छोटा बेटा नरेंद्र और बेटी बसंती रहती है। गजाधर बाबू के लौटने से घर की पहले से चली आ रही व्यवस्था में व्यवधान पड़ जाता है। वे जिस भावनात्मक स्वागत की उम्मीद अपनी पत्नी और बच्चों से कर रहे थे, वैसा कुछ नहीं होता। इसके विपरीत सभी को ऐसा महसूस होता है कि गजाधर बाबू के आने से उसकी निजी जिंदगी में हस्तक्षेप हो रहा है। पिता होने के नाते वे पत्नी और बच्चों से जिस ममत्व की आशा कर रहे थे, वो तो नहीं मिलता। इसके विपरीत उन्हें महसूस होता है कि उस घर में उनके लिए कोई जगह ही नहीं है। पहले उनकी चारपाई बैठक में लगाई जाती है। बहू के ऐतराज करने पर उनसे पूछे बिना एक बाद में कोठरी में डाल दी जाती है। पत्नी शिवनाथ करती है कि घर के कामकाज में ना बेटी मदद करती है और ना ही बहू। लेकिन जब बेटी और बहू को खाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो इसे कोई पसंद नहीं करता। घर खर्च को सीमित करने के लिए जब नौकर को छुट्टी दे देते हैं तो इसे उनकी दखल समझा जाता है। अपने परिवार के रूखे व्यवहार से उनको गहरा आघात लगता है। सबसे बड़े दुख की बात तो उनके लिए यह होती है कि उनकी पत्नी उनको समझने के लिए तैयार नहीं है। गजाधर बाबू जिस अकेलेपन से भागकर आए थे, वह अकेलापन अपनी पत्नी और बच्चों के बीच कम होने की बजाय बढ़ जाता है। इस निराशा में वे वापस उसी छोटी सी जगह पर लौट जाते हैं जहां वे रेलवे की नौकरी करते थे, एक चीनी मिल में नौकरी करने के लिए। वे अपनी पत्नी से साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह मना कर देती हैं। तो ये तो था इस कहानी का सार। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। वर्तमान जीवन की विसंगतियों और विशृंखलाओं का चित्रण करने में सिद्धहस्त लेखिका उषा प्रियवंदा ने प्रस्तुत कहानी वापसी में एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार के बिखराव का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। ठीक है। हाँ, इसके बाद है उषा प्रियवंदा ने अपनी कहानियों में पारिवारिक जीवन की परिवर्तित व्यवस्था एवं प्रेम संबंधों में बदलते स्वरूप को अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनकी कहानियों में आधुनिक परिवारों में बदलते मानवीय संबंधों की व्याख्या बहुत सुंदर और स्वाभाविक ढंग से की गई है। वापसी उनकी चर्चित कहानियों में से एक है। अगर हम बात करें कहानी के परिवेश की, तो वापसी कहानी में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व है। आधुनिकता के इस दौर में दो पीढ़ियों के बीच हो रहे बदलाव व टकराव का लेखा जोखा प्रस्तुत है। कहानी में सेवा निवृत्त होकर घर लौटे गजाधर बाबू को अपने ही घर में पराया कर दिए जाने के कटु अनुभवों को चित्रित किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी भाषा शैली की। तो कहानी की भाषा दैनिक प्रयोग में आने वाली सरल भाषा है। ठीक है, जो दैनिक जीवन में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये तो थी हमारी कहानी। आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी किस तरह से इसके अंदर दो पीढ़ियों का टकराव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने खंड 2 को पूरा कवर कर लिया। हमने जैनेंद्र कुमार का जो उपन्यास है त्यागपथ उसको देखा। ठीक है, साथ ही में हमने प्रेमचंद की कहानी के बारे में देखा, नमक का दरोगा। जयशंकर प्रसाद की कहानी को डिस्कस किया, आकाशदीप। और उषा प्रियवंदा की कहानी वापसी को देखा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इससे पहले वाला जो खंड है वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है हिंदी से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट है, तो उन सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और सब्जेक्ट के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो वो भी आप कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी कि किसी दूसरी वीडियो में से समझा दूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी
उसमें हम खंड 3 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम निबंध देखेंगे, 3 निबंध दिए गए हैं इस बुक के अंदर, हम तीनों निबंधों को देखेंगे। ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो आएगी जिसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अभी जितने भी इस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस और साथ ही में उनके आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी, लेकिन बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी इसको भी अपलोड कर दूँ। और इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा इग्नू हिंदी क्लासेस का, तो आप वहाँ पर जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको PDF मिल जाएगा और भी आपको उसके अंदर जो प्रीवियस एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।